फॉरेंसिक डेली न्यूज़ के थ्रू विज्ञान हैबिटेट में मैं डॉक्टर अमृता आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज हम यूजीसी नेट दिसंबर 2023 के क्वेश्चंस के फॉरेंसिक साइंस के सेक्शंस को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चंस ये रहा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को नहीं दबाया तो प्लीज़ ज़रूर अभी के अभी कर लें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। Which of the following are the organic irritant poisons? Aconite, Ricinus communis, opium, Semicarpus anacardium, cantharides। तो इसको जानने से पहले हम ये क्लासिफिकेशन जान लें कि पॉइजन्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। कोरोसिव्स होते हैं, इरिटेंट्स होते हैं, न्यूरोटिक्स होते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स मतलब किस तरह से ये अटैक करते हैं, पॉइजन्स किस तरह से और कहाँ अटैक करते हैं। तो इरिटेंट्स जो होते हैं उसके बारे में अगर हम जाने तो इसमें भी तीन तरीके के मेजर कंट्रीब्यूशन होते हैं, मेजर डिवीजन होते हैं। वो है इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, वेजिटेबल पॉइजन और मैकेनिकल पॉइजन्स। मैकेनिकल में ग्लास पाउडर होता है, डायमंड डस्ट होता है। और जैसे कि नाम हम देख सकते हैं यहाँ पे रेसिनस कम्युनिस, सेमिकार्पस एनाकार्डियम, वैसे ही इसके साथ ये देखिए आप लोगों को पॉइजन की क्लासिफिकेशन पता होनी चाहिए। लोकल और फिर इरिटेंट क्या होते हैं, सिस्टमेटिक क्या होते हैं, मिसलेनियस क्या होते हैं। तो पहले हम इरिटेंट्स के बारे में ही जान लेते हैं। यहाँ इरिटेंट्स में दे रखा है प्लांट पॉइजन, ऑर्गेनिक में प्लांट पॉइजन है और सेमिकार्पस एनाकार्डियम दिया है और क्रोटॉन दिया है, एवरेस्ट प्रिकटोरियस दिया है और रिसिनस कम्युनिस, ये तीनों चीज़ दी है। तो ये करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 था, जो ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, इन डीएनए फ्रेगमेंट, इन डीएनए फिंगरप्रिंट एनालिसिस probes used are made up of one of these। तो ये किससे बने होते हैं? डीएनए फिंगरप्रिंट एनालिसिस में सैटेलाइट डीएनए से नहीं बना होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए से, सिंगल स्ट्रैंडेड लेबल डीएनए से बना होता है, आरएनए से नहीं बना होता है और डबल स्ट्रैंडेड अनलेबल डीएनए से नहीं बना होता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा तो जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यूजेस सिंगल स्ट्रैंडेड रेडियो एक्टिव प्रोब्स विच आर वॉश्ड ओवर the nylon surface to allow their joining to any DNA fragment of same composition, thereby matching the different DNA samples। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है रिलेटेड टू बोर। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मैचिंग क्वेश्चन दिया हुआ है। ये लिस्ट नंबर 1 में हमारे पास नंबर ऑफ बोर्स दिए हुए हैं, डायमीटर ऑफ बोर इन इंचेस सेकेंड वाले लिस्ट में दिए हुए हैं। तो इससे पहले मैं बताऊं आप लोगों को बोर होता क्या है। बोर ऐसी चीज़ होती है, मतलब अगर हम किसी बैरल में देखें, किसी बंदूक के बैरल में देखें तो बोर उसका डायमीटर, इंटरनल डायमीटर होता है। और अदरवाइज जो बोर डायमीटर ऑफ पैलेट्स को भी बोलते हैं, ये यूजुअली रिलेटेड टू शॉटगन होता है। जैसे कि अगर हम 12 बोर के में रेफर करते हैं अगर, तो वो जो 12 वर्ड होता है वो होता है 12th ऑफ 1 पाउंड, 1 पाउंड का 12th पोर्शन। मतलब कि 1 पाउंड को 12 बॉल्स, 12 स्मॉल लेड बॉल्स बनाए जाते हैं। तो जितना बड़ा नंबर होगा उनको इक्वल साइज में डिवाइड किया जाता है। जैसे कि अगर 20 बोर है तो उसमें 1 पाउंड के मेटल को, 1 पाउंड के लेड को 20 छोटे छोटे बॉल्स में डिवाइड किया जाता है। तो जितना बड़ा बोर होगा, जितना जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो 32 दिया हुआ है, डी नंबर ऑप्शन, डी ऑप्शन है। जितना बड़ा बोर होगा उतना स्मॉल साइज का बॉल होगा, यानी कि बोर डायमीटर होगा। तो यहाँ देख सकते हो आप 8 बोर सबसे छोटा है, तो सबसे बड़ा बोर इंच में, डायमीटर इंच में जो आप देख सकते हो वो 0.835। तो यहाँ आप आंसर नंबर 2 देख सकते हो, ए इज मैचिंग विथ 4। और उसके बाद सबसे बड़ा नंबर या फिगर है वो है, थर्ड नंबर है 12। 12 बोर का 0.729 जो कि आप देख सकते हो इधर। एंड नेक्स्ट जो सबसे बड़ा बोर है, सब उसके बाद ज़्यादा बड़ा, यानी कि बोर डायमीटर और छोटी होती जाएगी। तो यहाँ थर्ड नंबर बी का थर्ड था
सी का सेकंड नंबर है, सी का सेकंड नंबर यानी कि 0.662, फिर लास्ट में आता 32 बोर, नंबर ऑफ बोर 32 है, तो यहाँ पे सबसे छोटा फिगर है 0.526। ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिलेटेड टू फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिकर्सर्स मिथाइल एम्फेटामाइन आर सिंथेसाइज। तो मिथाइल एम्फेटामाइन किस किस चीज़ों से सिंथेसाइज किया जा सकता है। पहले हम जानते हैं मिथाइल एम्फेटामाइन होता कैसा है। मिथाइल एम्फेटामाइन CNS स्टिमुलेंट होता है और ये मेनली यूज़ होता है रिक्रिएशनल ड्रग के लिए, और ये लेस कॉमनली यूज़ होता है सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट, और यूजुअली ये भी कभी कभी अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर या ओबेसिटी के लिए भी यूज़ हो सकता है। मेथेम्फेटामाइन मिथाइल एम्फेटामाइन जो होता है वो आपका इन फॉलोइंग चीज़ों से बनता है, यानी कि एल एफिड्रीन से बनता है, उसका प्रिकर्सर में ये यूज़ हो सकता है, और पी डी स्यूडो एफिड्रीन से बन सकता है, एफिड्रीन से रिलेटेड है चीज़ें बन सकती है, और फिनाइल टू प्रोपेन प्रोपियोन इनसे बन सकता है। ये तीनों चीज़ इसके प्रिकर्सर्स होते हैं। Two statements, one is labeled as assertion and the other is labeled as R reason. तो यहाँ पे हमारा assertion आता है all three dimensional footwear impression should be casted with dental stone. Reason दिया हुआ है dental stone sets are much harder and have higher compressive strength, retain greater detail. यहाँ करेक्ट आंसर हमें ऑप्शन में चूज करना है। ये नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, बोथ ए एंड आर are correct and R is the correct explanation. So, of course, all three-dimensional footwear impression should be casted with dental stone. ये सही है और इसका रीजन भी ये सही है। Which camera film can be utilized to reduce haze, glare, and reflected light when photography was done near or over water surface? The correct answer here is polarized filters. The polarized filters are actually the filters which can be used whenever you require to reduce the amount of reflected light in your scene, in your crime scene or in your photography, especially where water is involved and the glare can be cut down from the surface. Skylight filters are usually used to reduce the blue color. Yellow filters are used to reduce the yellow color, and red filters are used to reduce the warmth. Next question. Upon adduction with the correct tension, the vocal cords vibrate with subglottal pressure is supplied by lungs. This vocal cord vibration is called वॉइसिंग होता है इसका करेक्ट आंसर। वॉइसिंग इसलिए क्योंकि मोस्टली कॉन्सोनेंट्स जो भी लेटर्स होते हैं कॉन्सोनेंट्स के, वो जब भी हम प्रोनाउंस करते हैं तो उसमें लंग्स और सबग्लॉटल प्रेशर यूज़ होता है। बाकी पिच जो होता है उसमें इट इज़ रिलेटेड टू more or less related to the frequency of sound. Nasalized sound, as the term nasalized means ओरल कैविटी के साथ साथ नेजल साउंड का भी इन्वॉल्वमेंट, नाक से भी आवाज़ का इन्वॉल्वमेंट होता है। एंड ग्लॉटिस साउंड जो होता है इट इज़ मोर लाइक ह साउंड, ओह ह, दिस साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। Involved in a typical electrophotographic printing process in a correct sequence. तो यहाँ दिया हुआ है laser beam is focused, laser beam in focused onto its surface, or this result in either discharging of the image drum or reduces the change in the charge on its surface. तो द करेक्ट आंसर के हिसाब सीक्वेंस के हिसाब से ही पढ़ लेते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है पहले, एन इमेजिंग ड्रम or belt is charged by the
बाय चार्जिंग रोलर, चार्ज हो गया, उसके बाद a laser beam is focused onto such surface. This results in either discharging the image drum or reduces the charge on its surface. फिर आता है हमारा D, toner is electrostatically charged and rolled over and the surface of imaging drum. फिर आता है हमारा the blank paper is given a strong enough electrostatic charge, thus transferring the image painted on by the laser onto a sheet of paper. Last में different methods of heat and pressure are used to fuse the permanent and permanently fix the image onto the paper. Next question. Following aspects of organizational IT security are correct. Facility security, application security, human security, information security और network security. तो इसमें करेक्ट आंसर है एप्लीकेशन सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और नेटवर्क सिक्योरिटी जब हम आईटी सिक्योरिटी की बात करते हैं। किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है? तो एसबीएससी का मतलब होता है स्टीयर बार सॉफ्टवेयर एब्स्ट्रैक्शन। स्टीयर बार सॉफ्टवेयर एब्स्ट्रैक्शन एक सॉल्वेंट लेस एक्सट्रैक्शन टेक्निक होता है जो कंबाइन करता है एक्सट्रैक्शन और प्री कंसंट्रेशन ऑनटू एक्सेप्टर फेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड। मैच द लिस्ट वन में ये सारी चीज़ें दी, मैं मैच करके ही बताती हूँ। द फैक्टर्स रिलेटेड टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ एंड राइटिंग, तो करेक्ट आंसर है इट कंस्टिट्यूट कॉर्नर स्टोन ऑफ एक्यूरेट हैंड राइटिंग। और टू द रेंज ऑफ वेरिएशन, तो रेंज ऑफ वेरिएशन जो होता है वो द क्वेश्चन राइटिंग मस्ट बी विद इन द रीच और राइटिंग स्कोप ऑफ द पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइटिंग वेरिएशन क्या होता है? राइटिंग वेरिएशन होती है हमारी डज नॉट प्रिक्लूड आइडेंटिफिकेशन ऑफ राइटिंग। ये राइटिंग वेरिएशन होता है, मतलब दो लोगों की इंडिविजुअल राइटिंग अलग अलग है। द इंडिविजुअलिटीज क्या होती है? इंडिविजुअलिटीज होती है इन कॉन्स्पिशियस डिटेल्स डिस्टिंग्विश द राइटिंग्स ऑफ टू, तो ये इंडिविजुअल होता है। Next question is the lowest temperature at which a liquid gives off sufficient vapor to form a mixture with air that will support combustion as is known as। तो करेक्ट आंसर है फ्लैश पॉइंट। फ्लैश पॉइंट जो होता है वो सबसे कम टेम्परेचर जिसमें कि कोई वोलेटाइल मटेरियल सॉलिड से या लिक्विड से सीधे वेपर फॉर्म में या एयर में मिक्स हो जाना, तो वो फ्लैश पॉइंट होता है, मतलब कि इग्नाइट करने के पर सबसे पहले वो वेपराइज हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा अरेंज द प्रॉपर सीक्वेंस फॉर एनालिसिस ऑफ सैंपल्स इन जीसी। तो सबसे पहले हमारा आता है यहाँ पे सैंपल को इंजेक्ट करेंगे हम हाइपोडर्मिक सिरिंज से थ्रू सेल्फ सीलिंग सिलिकॉन रबर सेप्टम। फिर उसके बाद हमारा आता है वेपराइजेशन टेक्स प्लेस, उसके बाद वेपराइज होगा, फिर सैंपल को हम करेंगे मतलब सैंपल अपने आप तो मूव करेगा नहीं, तो सैंपल्स आर स्वेप्ट ऑन टू द कॉलम, फिर कॉलम में चला जाएगा। कॉलम में जाने के बाद सैंपल लिक्विड हो या गैस हो या दोनों ही इंट्रोड्यूस किया जाता है गैस स्ट्रीम के साथ में, मतलब इनटू द गैस स्ट्रीम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल नेम्स एंड ट्रेस सिनोनिम। तो यहाँ कोरोसिव सब्लाइम दिया हुआ है मर्क्यूरिक क्लोराइड में को, ये सब्लिमेट दिया हुआ है मर्क्यूरिक क्लोराइड को, ये करेक्ट आंसर है। सीपी चंद बोला जाता है मर्क्यूरिक ऑक्साइड को।
राज कपूर मर्क्यूरिक क्लोराइड को बोला जाता है, तो सी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। सिनाबार कहा जाता है मर्क्यूरिक सल्फाइड को, तो ऑप्शन नंबर डी इज ऑल्सो इनकरेक्ट। कैलोमेन लोशन मर्क्यूरस क्लोराइड को ही बोला जाता है, तो ए बी और ई ये तीनों आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सैटेलाइट डीएनए आर प्रोटीन कोडिंग या एम माइटोकॉन्ड्रियल आरएनए कोडिंग या नॉन प्रोटीन कोडिंग या फिर सैटेलाइट प्रोटीन कोडिंग। तो करेक्ट आंसर है नॉन प्रोटीन कोडिंग। तो नॉन प्रोटीन कोडिंग होता है करेक्ट आंसर, और इसके बारे में जानते हैं। सैटेलाइट डीएनए बिलोंग करता है नॉन प्रोटीन कोडिंग को, और ये होता है, ये बेस सीक्वेंस होता है सैटेलाइट डीएनए का, रिपीटेड मेनी टाइम्स, टेंडम रिपीट होती है इसमें थ्रू आउट द जीनोम। और टेंडम रिपीट्स अगर होती है when जब भी दो या उससे ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड रिपीट होती है। तो ये हो गया आपका सैटेलाइट डीएनए कोडिंग के, सैटेलाइट डीएनए के बारे में। और ये कंसिस्ट करता है शॉर्ट सीक्वेंस अबाउट 5 से कुछ 100 तक का, ये सीक्वेंस को, बेस पेयर के सीक्वेंस को ये कंप्राइज करता है। इसमें दो तरीके के होता है, ये मिनी सैटेलाइट डीएनए होता है और माइक्रो सैटेलाइट डीएनए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, टोटल मैग्निफिकेशन क्या होता है। टोटल मैग्निफिकेशन ऑफ अ लेंस सिस्टम इज डिटरमाइंड, जब आप जितने भी लेंसेस हैं उनके प्रोडक्ट को, उनके मैग्निफिकेशन के प्रोडक्ट को हम टोटल मैग्निफिकेशन कहते हैं। मतलब ऑक्यूलर मैग्निफिकेशन, ऑक्यूलर लेंस का मैग्निफिकेशन या आईपीस के लेंस का मैग्निफिकेशन और ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन का प्रोडक्ट हम कहते हैं टोटल मैग्निफिकेशन। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। आंसर नंबर 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर रिलीव्ड टू फायर रिलीव टू फायर आर्म इंजरीज। मेरे ख्याल से रिलेटेड होना चाहिए, रिलीव टू फायर आर्म इंजरीज। तो डिफरेंट इंजरी पैटर्न्स अराइज फ्रॉम बुलेट वुंड्स, देन शॉटगन पैलेट, शॉटगन पैलेट वुंड्स, और firearm injuries are a type of sharp cut wound. Okay. तो करेक्ट आंसर इसमें जो मुझे दिखाई दे रहा है, ये समझ में आ रहा है, तो डिफरेंट इंजुरी पैटर्न्स अराइज फ्रॉम बुलेट वुंड्स देन शॉटगन पैलेट वुंड्स। तो शॉटगन पैलेट में भी डिफरेंट टाइप का होता है इंजुरीज, ठीक है। और फिर हाई स्पीड बुलेट्स फ्रॉम मिलिट्री राइफल्स कॉज मोर डैमेज देन लो स्पीड बुलेट्स फ्रॉम हैंडगन्स। तो ये भी करेक्ट है। और नेक्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट वो है सम गन शॉट्स पेनिट्रेट द बॉडी बट डू नॉट एग्जिट। ये बिल्कुल सही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट ACE वाज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टायर ट्रेड जो होता है कैन बी इंडिविजुअलाइज टू पर्टिकुलर टायर। क्यों? क्योंकि वियर एंड टियर हुआ होगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा है वियर एंड टियर से रिलेटेड? तो टायर ट्रेवल एट हायर स्पीड, नहीं ऐसी बात नहीं है। इंक्रीज फ्रिक्शन एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, नहीं। टायर सपोर्ट मोर वेट देन डज फुटवेयर, इसका कोई तुक नहीं बनता। एंड टायर ट्रेड्स पिकअप इंक्रीज नंबर ऑफ डिटेल्स विद टाइम एंड यूज। मतलब ट्रेडमार्क्स का जो इंडिविजुअलाइजेशन या घिसने की वजह से जो इंडिविजुअलाइजेशन होता है, मतलब आइडेंटिफाइबल फीचर्स आ जाएंगे, तो वो विद टाइम टायर घिसने के साथ दिखाई देते हैं। तो आंसर नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, phenolphthalein used in trap cases is replaced by mixture of phenolphthalein and hydroquinone होता है इसमें 100:2 के हिसाब से, और so that the resulting pink color does not fade। तो ये फिक्सिंग एजेंट होता है हाइड्रोक्विनोन, ठीक है। और what is the name of probable vapor detector which provide a rapid screening test
for volatile organic compound as at a फायर क्राइम सीन। तो ये फायर क्राइम सीन से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसमें से ऐसे कौन से पोर्टेबल आपके टेस्टिंग या डिटेक्टर है, इनमें से कौन सा है जो कि वेपर को डिटेक्ट करेगा, पोर्टेबल वेपर डिटेक्टर है ये। तो एम्प्लीकॉन नहीं हो सकता क्योंकि एम्प्लीकॉन इज रिलेटेड टू डीएनए, ये क्राइम सीन मतलब फायर क्राइम सीन से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। स्निफर इज द करेक्ट आंसर। एक्चुअली स्निफर इसीलिए आपको स्निफर से टर्म से समझ में आता होगा, स्निफ करने वाला। तो ये स्निफर इज द इंस्ट्रूमेंट या डिटेक्टर जो कि हम लोग पोर्टेबली यूज़ करते हैं और क्राइम सीन में उसको डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। जेल डॉक सिस्टम यूज़ होता है हमारे डीएनए में। रेडार इज अगेन completely another thing. Next question, in the estimation of age, which of the following are considered? तो अ डिग्री ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रूट एंड क्राउन स्ट्रक्चर बिल्कुल होता है। और रूट और क्राउन स्ट्रक्चर, क्राउन से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं एज कितनी है। फिर क्लेविकल बोन से भी होता है इंटरमिक्सचर ऑफ टेम्पररी एंड, तो करेक्ट आंसर है हमारा ओके, हाँ ये करेक्ट आंसर है हमारा क्लेविकल बोन। और डी भी, लॉन्ग बोन टीबिया से भी हमें एज पता चल सकती है। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर सी। तो डिग्री ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रूट एंड क्राउन स्ट्रक्चर, इंटरमिक्सचर ऑफ टेम्पररी एंड परमानेंट टीथ, एज कंसिडर करने के लिए सही है। और डी लॉन्ग बोन से, जैसे कि टीबिया से भी आप एज एस्टिमेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, द ट्रैश मार्क, okay, the trash marks or imaging defects produced produced by dash will not appear in the same place on each copy। तो ये हो गया हमारा ड्रम से रिलेटेड, मतलब ये प्रिंटिंग से रिलेटेड। ग्लास प्लेटन डिफेक्ट नहीं है, ड्रम डिफेक्ट मार्क्स होता है। पेपर फीडिंग ग्रिस्पर एंड रोलर डिफेक्ट नहीं होगा। तो आंसर नंबर टू है, ऑप्शन नंबर टू इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, हु इज नोन एज अ फिंगरप्रिंट, हु इज नोन फॉर फिंगरप्रिंट क्लासिफिकेशन सिस्टम अडॉप्टेड इन ब्रिटिश इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम एंड रोट अ बुक टाइटल क्लासिफिकेशन एंड यूजेस ऑफ फिंगरप्रिंट। तो इसके बारे में आप जानते हैं अच्छे से, ये है सर एडवर्ड रिचर्ड हेनरी। ऑप्शन नंबर फोर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक एंड वाइट फिल्म्स आर डिवाइडेड इनटू कितने बेसिक ग्रुप्स। तो ब्लैक और वाइट फिल्म को हम लोग चार ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। क्या है ये चार ग्रुप? इनके चार कैटेगरीज होती हैं, डे लाइट हैंडलिंग होता है, मोनोक्रोमैटिक होता है, ऑर्थोक्रोमैटिक होता है और पैनक्रोमैटिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, व्हाट काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेटिव इंफॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लैब एनालिसिस ऑफ एक्सप्लोसिव डिवाइसेस। तो लैब एनालिसिस से क्या निकाला जा सकता है? हाँ, तो लैब एनालिसिस से होता है सोफिस्टिकेशन लेवल ऑफ बॉम्ब मेकर, ये सही करेक्ट आंसर है। और इट इज़ द बॉम्ब कॉमनली यूज्ड फॉर बाय ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप्स, ठीक है। और द सोर्सेस ऑफ फॉर डिज़ाइन कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिवाइस, ये गलत है। डी evidentiary weight of subsequent judicial proceedings determine the owner of the property, ये करेक्ट आंसर नहीं है। तो ए, बी और सी आंसर आर करेक्ट, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, द आइडेंटिफिकेशन ऑफ नोन राइटिंग डिपेंड्स ऑन, किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? सिमिलैरिटी बिटवीन द राइटिंग हैबिट्स मैनिफेस्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन राइटिंग है हमारे पास। तो सिमिलैरिटी बिटवीन द राइटिंग हैबिट्स मैनिफेस्ट्स इन इट एंड इन नोन राइटिंग, ठीक है, करेक्ट है। और द सिमिलैरिटी बिटवीन राइटिंग हैबिट्स मैनिफेस्ट इन इट एंड इन द नॉन एडमिटेड स्टैंडर्ड्स, नहीं, ये गलत होगा।
The nature and range of variation must be looked into in the known and unknown writing. ये भी सही आंसर है। और नेक्स्ट ऑप्शन है राइटिंग वेरिएशन शुड नॉट बी कंसिडर्ड। ये गलत ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी ये दोनों करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग। इनकंसिस्टेंसी लेटर from forms tremors, use of alternate letters form, use of grotesque forms, and lack of fluency are characteristics commonly associated with which of the following। तो ये है यूजुअली अगर कोई इनकंसिस्टेंसी दिख रही है, ट्रेमर्स दिख रहे हैं, ऑल्टरनेट लेटर फॉर्म्स होता है और बहुत सारी चीज़ें लैक कर रही हैं, तो सिमुलेटेड नहीं होगा, फोर्जरी बाय मेमोरी नहीं होगी, डिस्गाइज होगी। अगर आप कोशिश भी करोगे कि आप दूसरे तरीके से लिखने की, तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? लैक ऑफ अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ द नोन राइटिंग इज द मोस्ट कॉमन डेफिशिएंसी टू रीच एट a qualified opinion। तो नहीं। Standards written under very different circumstances from the question material limits the examiner to reach a definite opinion। नहीं, ये भी ऑप्शन सही ही है। A definite yes or no answer does not preclude by wide difference between dates of standard and disputed material written during severe illness। तो ये गलत है, ये आंसर करेक्ट नहीं है। तो दिस इज द एक्चुअली इस स्टेटमेंट के हिसाब से दिस ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 3 जो कि नॉट करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा। फॉलोइंग impressions okay following impressions prove that the suspect was present at the crime scene। तो फिंगरप्रिंट है तो हाँ ऑफ कोर्स। टूल मार्क्स है नहीं। फुटवेयर इम्प्रेशन है तो करेक्ट है। तो ये दो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर सी आर करेक्ट। लेट्स सी। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वुंड्स द इमीडिएट एजेस ऑफ द एंट्रेंस आर seared by the hot gases of combustion and blackened by the soot which is embedded in seared skin and cannot be completely removed। तो उसको हम हाँ हार्ड कॉन्टैक्ट वुंड या टाइट कॉन्टैक्ट वुंड, उसमें हम लोग ये चीज़ देख पाएंगे। इनकम्प्लीट वुंड नहीं है, हार्ड कॉन्टैक्ट वुंड है। नियर कॉन्टैक्ट वुंड भी नहीं है। तो इमीडिएट एजेस ऑफ एंट्रेंस आर सेवियर्ड मतलब कि अगर टाइट कॉन्टैक्ट है या हार्ड कॉन्टैक्ट है तो उसमें ब्लास्टिंग इफेक्ट भी हो सकता है, जिसकी वजह से ये एंट्रेंस का जो जो एम्यूनेशन का एंट्रेंस का एरिया सीयर हो सकता है, हॉट गैसेस की वजह से फट सकता है। तो आंसर नंबर 2 इज करेक्ट, पॉइंट ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। द proportion of the unburnt powder to whole charge depend upon which of the following factors। तो whole charge के लिए क्या फैक्टर यूज होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 ए इज length of the barrel or in length of the barrel of the weapon। next the pressure, the type of powder, the type of projectile or the type of bore of the gun। तो करेक्ट आंसर है हमारा ए, लेंथ ऑफ बैरल बिल्कुल है, प्रेशर भी बिल्कुल है और ये आपका पावर, द टाइप ऑफ पावर वो भी सही है। टाइप ऑफ पाउडर इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा मैच द फॉलोइंग में आ जाता है हमारा यहाँ पे।
लिस्ट 1 में दिया हुआ है ब्लैक एंड वाइट फिल्म के ग्रुप्स और लिस्ट 2 में दिया हुआ है आईएसओ नंबर। तो इसको मैच करना है हम लोगों को। तो आईएसओ स्लो फिल्म जो होता है, ब्लैक एंड वाइट फिल्म में स्लो फिल्म जो होता है, वो हो गया हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 25/15 से 50/80। ये हो गया स्लो फिल्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा ऑप्शन था मीडियम फिल्म के लिए आईएसओ नंबर क्या होता है। मीडियम फिल्म के लिए आईएसओ नंबर 100/21, फिर 200/24। नेक्स्ट फास्ट फिल्म के लिए आ जाता है हमारा 400/27 और 500/28। फास्ट फिल्म हो गया। फास्ट फिल्म हो गया। और सुपर फास्ट फिल्म 800/30 और से लेकर 3200/36। ये है करेक्ट आंसर। लेट्स सी। यस, इट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है द मोस्ट commonly used preservative materials added in developing solution for development of paper and film negatives are। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है पैरागेलॉल, ऑप्शन नंबर बी कैटेकॉल, सी पोटेशियम मेटासल्फाइड, डी फेनिडोन और ई सोडियम सल्फाइड। तो पहले जानते हैं पायरागेलॉल जो होता है, पायरागेलॉल सॉल्यूशन, इट इज अ वाटर soluble solution and it is sensitive towards oxygen and it is used for dyeing the hair कलर्स में यूज होता है या किसी अदर तरीके के अलग तरीके के डाई में यूज होता है, डाइंग मटेरियल में यूज होता है। तो इट इज अ रॉन्ग आंसर। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा बी कैटेकॉल। कैटेकॉल ऑल्सो नोन एज पायरो कैटेकॉल। इसका यूज होता है एग्रोकेमिकल्स में, इसका यूज होता है फार्मास्यूटिकल्स में, इसका यूज होता है फूड और फ्रेग्रेंसेस में, बिल्डिंग ब्लॉक्स के लिए, और इसका यूज होता है पॉलीमर्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है हमारी मतलब ऑप्शन नंबर बी इज ऑल्सो इनकरेक्ट। इसका किसी फोटोग्राफिक फिल्म में डेवलपमेंट के लिए यूज नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, तो इसका जो दूसरा नाम होता है उसको हम कहते हैं पोटेशियम पायरोसल्फाइड, या फिर इसको हम E224 के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ एन एंटीऑक्सीडेंट और ये एक केमिकल स्टेरिलेंट भी होता है और समटाइम्स इट इज़ यूज्ड इन लेमन जूसेस एज अ प्रिजर्वेटिव। तो यहाँ पे जैसे वर्ड दिया हुआ है, इट इज़ यूज एज अ प्रिजर्वेटिव मटेरियल। तो ये प्रिजर्वेटिव मटेरियल के लिए भी यूज़ होता है और इसमें क्या होता है, इसका और भी यूज़ है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, ये डाई करने के लिए और प्रिंटिंग के लिए भी, कॉटन प्रिंटिंग के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। आम पापड़ या फिर पिकल्स को प्रिजर्व करने के लिए भी यूज़ होता है और इसको हम यूज़ करते हैं प्रेसिपिटेट करने के लिए। एक्वारीजिया होगा, आपको याद होगा एक्वारीजिया यूज़ होता है ट्रिक करके गोल्ड थेफ्ट के लिए। एक्वारीजिया सॉल्यूशन बना के उसमें गोल्ड को मेल्ट कर दिया जाता है, इनविजिबल का लॉस कर दिया जाता है और ट्रिक करके उसको ट्रिकली के लिए वो एक्वारीजिया यूज होता था। अब उस एक्वारीजिया से गोल्ड को प्रेसिपिटेट करने के लिए हमें ये चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है, पोटेशियम पायरोसल्फाइड या पोटेशियम मेटा बाइसल्फाइड यूज होता है। ये जो सॉल्यूशन है ये, और इसका और भी यूज़ है वाइन इंडस्ट्री में, बियर इंडस्ट्री में भी कलरिंग एजेंट के लिए या कलरिंग प्रिजर्वेटिव के लिए ये यूज़ होता है। और ये जो कंपोनेंट है इट इज़ सर्टेन, मतलब कि मतलब सब कुछ कंपोनेंट्स फोटोग्राफिक फिल्म को डेवलप करने के लिए भी यूज़ होता है। तो इस सॉल्यूशन से एक डेवलपर सॉल्यूशन भी बोल सकते हो इसको, फिक्सिंग सॉल्यूशन और डेवलपर सॉल्यूशन भी कह सकते हो आप इसको। नेक्स्ट आ जाता है फिनिडॉन। फिनिडॉन एक्चुअली एक एंटी कोआगुलेंट एजेंट होता है और तो इट हैज़ नो रोल ऑफ आई मीन क्रिएटिंग और
गिविंग एज यूज एज अ फोटोग्राफिक फिल्म डेवलपर. ओके, नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है सोडियम सल्फाइड. सोडियम सल्फाइड का कॉमर्शियली इट इज एन एंटीऑक्सीडेंट एंड प्रिजर्वेटिव. आ गया आपका प्रिजर्वेटिव यहाँ पे. इट इज ऑल्सो यूज इन कॉस्मेटिक्स एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में भी ये यूज होता है. और इट इज एन एक्सीलेंट रिड्यूसिंग एजेंट विथ ऑक्सीजन स्कैवेंजर्स. ये फोटोग्राफिक फिल्म डेवलप करने के लिए भी यूज होता है. There are texts which report that phenidone is also used as a photographic film developer, but correct answer according to जो हमारे पास आंसर की है उसके हिसाब से पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड और सोडियम सल्फाइड ही करेक्ट आंसर है. तो ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर ई आर द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग. ये क्वेश्चन ड्रॉप हुआ था इसीलिए हम इसके डिटेल में नहीं जाएंगे. फिर भी आप गो थ्रू करना चाहते तो एक बार पॉज करके क्वेश्चन को देख लें. ये ड्रॉप हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर क्वेश्चन जो कि हमें बताता है कि हायरार्की से रिलेटेड ही है. इट इज डैश इज द हाईएस्ट जुडिशियल ट्रिब्यूनल फॉर डिस्ट्रिक्ट एंड इज लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे मतलब ऑप्शन जो दिए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट दिया हुआ है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट दिया हुआ है, हाई कोर्ट दिया हुआ है, सेशन कोर्ट दिया हुआ है. अब हम पहले हायरार्की जानते हैं. सबसे ऊंचा होता है, सबसे बड़ा होता है सुप्रीम कोर्ट जो कि इंडिया में एक ही होगा. उसके बाद उसके नीचे आ जाता है हाई कोर्ट, वो भी स्टेट में एक होगा. फिर उसके बाद सेशन कोर्ट आता है. सबॉर्डिनेट कोर्ट बोलते हैं या सेशन कोर्ट बोल सकते हो उसको. क्रिमिनल कोर्ट की बात कर रहे हैं हम. क्रिमिनल कोर्ट में सेशन कोर्ट आता है. उसके नीचे आता है यस उसके नीचे आ जाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है या मजिस्ट्रेट जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्लासेस होते हैं और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्लासेस होते हैं. तो इनके हायरार्की के हिसाब से अगर किसी डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं तो सेशन कोर्ट होता है सबसे हाईएस्ट ट्रिब्यूनल में डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following ascertains the skill of execution and the movement of the pen? तो किस क्वेश्चन को पढ़िएगा जरूर से ध्यान से. इनमें से किस चीज या किस स्किल से मूवमेंट ऑफ पेन का एग्जीक्यूशन होता है? तो द रिदमिक और जर्की पैटर्न ऑफ राइटिंग, बिल्कुल सही. और नेक्स्ट है टाइप ऑफ राइटिंग इंस्ट्रूमेंट. कोई भी पेन जो इसको आप लिखना जिसको यूज करके आप यूज करते हो लिखते हो, नहीं. ये जो मास्टरी आप हासिल करते हो या फिर द स्किल विच यू डेवलप while you are writing since the day when you started writing you started practicing. पहले धीरे 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 आपने लिखना शुरू किया लेकिन फिर it became an habit and you kept on practicing. तो ये इंस्ट्रूमेंट पे बेस्ड नहीं है, ये है आपके स्किल पे बेस्ड. तो रिदमिक स्पीड अगर आप किसी चीज में को लिख रहे हो तो स्पीड ऑफ राइटिंग पे ये डिपेंड करेगा. रिदम और या जर्की पैटर्न को के ऊपर भी ये मतलब डिपेंड करेगा. तो करेक्ट आंसर इज रिदमिक और जर्की पैटर्न ऑफ राइटिंग एंड द स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन. सरफेस के ऊपर या राइटिंग इंस्ट्रूमेंट पे ये नहीं डिपेंड करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम. सबक्यूटेनियस हाइपोस्टैसिस. सबक्यूटेनियस मतलब स्किन के नीचे. पोस्टमार्टम स्टेनिंग से रिलेटेड है ये. तो सबक्यूटेनियस हाइपोस्टैसिस इज या लिवर मोर्टिस भी कहते हैं, इज कॉज्ड बाय एनएफ एटीपी प्रेजेंट इन मसल्स, नहीं. स्टैग्नेशन ऑफ ब्लड इन ब्लड वेसल्स, बिल्कुल सही. और प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर स्प्लिट इनटू सिंपलर कंपाउंड्स, नहीं. ड्रेनेज ऑफ ब्लड फ्रॉम ब्लड वेसल्स, प्लीज ये ध्यान रखिएगा, ये ड्रेनेज ऑफ ब्लड फ्रॉम ब्लड वेसल नहीं होता है. हाइपोस्टेसिस या फिर पोस्टमार्टम स्टेनिंग स्टैग्नेशन ऑफ ब्लड की वजह से हो जाती है. सबक्यूटेनियस हाइपोस्टेसिस जिसको हम कह रहे हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है. एक्सप्लोजिव रेसिड्यू received in forensic science lab must undergo following examination first. क्वेश्चंस को ध्यान से समझिए कि लैब में जो भी एक्सप्लोजिव रेसिड्यू आया है वो सबसे पहले कहाँ एग्जामिन होगा.
या क्या एग्जामिनेशन होगा उसका सबसे पहले, ये नहीं बोला जा रहा है कि लास्ट में क्या होगा। तो सबसे पहले आंसर आता है आपका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन होगा। विजुअल एग्जामिनेशन तो होगा ही होगा, मतलब विजुअली उसका कलर क्या है या उसका टेक्सचर क्या हो सकता है या उसमें कोई मतलब जो भी डिफॉर्मिटी या जो कुछ भी वैसे दिख रहा है आपको वो मेंशन करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन बिल्कुल सही है। केमिकल एग्जामिनेशन डिटेल में आ जाता है, ये नहीं है सही। मतलब फर्स्ट एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं हम। इंस्ट्रूमेंटेशन एग्जामिनेशन भी सही नहीं है, वेपर एग्जामिनेशन सही है। ये तीन एग्जामिनेशन किए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, सी और ई। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द टाइप्स ऑफ एक्सप्लोजिव्स एंड आयंस प्रेजेंट इन देम। तो ब्लैक पाउडर एक्सप्लोजिव जो होता है उसमें ये पोटेशियम आयन, नाइट्रेट आयन, नाइट्राइड आयन और हाइड्राइड आयन ये प्रेजेंट रहता है, बिल्कुल सही है। टोवेक्स एक्सप्लोसिव जो होता है, टोवेक्स एक्सप्लोसिव होता क्या है उसको भी जानेंगे हम लोग, और ब्लैक पाउडर एक्सप्लोसिव होता क्या है वो भी हम जानेंगे, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सप्लोसिव्स पाउडर क्या होते हैं हम जानते हैं। ब्लैक पाउडर जो होता है उसमें बेसिकली पोटेशियम नाइट्रेट ही होता है, क्लोरेट होता है, सल्फर होता है, चारकोल होता है, ये होता है ब्लैक पाउडर। टोवेक्स को हम वाटर जेल एक्सप्लोसिव भी कहते हैं, और ये इसमें अमोनियम नाइट्रेट होता है। यहाँ पे अमोनिया दिया हुआ है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और ये डायनामाइट को कम्प्लीटली रिप्लेस कर चुका है, मतलब मोस्टली रिप्लेस कर चुका है, इंटायरली रिप्लेस कर चुका होता है। और इसकी यूजेस जो होती है एवलेंचेस को कंट्रोल करने के लिए या ब्लास्टिंग के लिए यूज होता है। अब एएनएफओ के बारे में जानते हैं। एएनएफओ होता है टर्शियरी एक्सप्लोसिव और ये ब्लास्टिंग एजेंट होता है। और एएनएफओ जो होता है वो मतलब नाइट्रो फ्यूल भी कहते हैं इसको, एएन या एफओ के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि अमोनियम नाइट्रेट और फ्यूल ऑयल, ये दो चीज़ होती हैं इसमें एएनएफओ में। आपका ये हाँ, इसमें नाइट्रोजन होता है, एल्केन होता है, लॉन्ग चेन ऑफ एल्केन होता है, और नाइट्रोजन इसमें ऐड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और ये इसमें वाटर भी होता है। नेक्स्ट तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट नहीं लिखा हुआ है। नेक्स्ट स्मोकलेस पाउडर के बारे में हम जानेंगे। स्मोकलेस पाउडर जो होते हैं उसको हम गन पाउडर भी कहते हैं। ये प्रोपेलेंट यूज होता है आर्टिलरीज में, यानी कि ये बैलिस्टिक में ज़्यादातर यूज होता है, फाउलिंग में यूज होता है। इसमें 55% सॉलिड प्रोडक्ट होता है, यानी कि ज़्यादातर पोटेशियम कार्बोनेट यूज़ होता है, पोटेशियम सल्फेट और पोटेशियम सल्फाइड यूज़ होता है। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। अमोनिया नहीं होता है इसमें नाइट्राइड भी नहीं होता है, बाइकार्बोनेट भी नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा मैचिंग। मैचिंग के लिए हम देखेंगे एल जी, एस जी, ए और बी, ये नंबर्स दिए हुए हैं और नंबर ऑफ पैलेट्स पर 28.35 ग्राम के दिया हुआ है यहाँ पे करेक्ट आंसर। तो ये है एल जी, या एल जी को कहते हैं हम, एल जी इज रिलेटेड टू 6, नंबर ऑफ पैलेट्स इसमें 6 होते हैं। और ये आर्टिलरी से रिलेटेड है। और एस जी की बात करते हैं हम, एस जी इज एस जी इज 8, मतलब नंबर ऑफ इसमें पैलेट्स जो होते हैं वो 8 होते हैं। 28.35 ग्राम्स के 8 पैलेट्स होते हैं। और ए जो नंबर दिया हुआ है, तो ए के बारे में अगर हम जाने तो ए इज 50 एंड बी इज 80। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग। द कूलिंग ऑफ द बॉडी
after death does not occur at the same rate throughout the body. Internal organs cool primarily due to the phenomena of क्या होता है? तो सबसे पहले मतलब इनमें से कौन से? हीट कंडक्शन होता है, हीट रिफ्लेक्शन नहीं होता है, या हीट ऑक्सीडेशन नहीं होता है, हीट का डाइजेशन नहीं होता है, हीट कंडक्शन ही है जिससे हीट ट्रांसमिट होता है या हीट रेडिएट हो सकता था, बट हीट इज नॉट रेडिएटिंग हियर, कंडक्शन इज द करेक्ट वर्ड। और इसी तरह से कूलिंग भी इसी तरह से पास मतलब होगा। सो कंडक्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आ जाते हैं। यस, मैच द फॉलोइंग में लिस्ट दिया हुआ है मेथड्स के। रिंग ऐसे मेथड दिया हुआ है, रिंग ऐसे, आउटोलोनी ऐसे, और क्रॉस ओवर इलेक्ट्रोफोरेसिस और इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी कैसे दिया हुआ है। इसमें करेक्ट आंसर दो दे रखे हैं इन्होंने, तो आंसर दोनों करेक्ट है। और रिंग ऐसे का है ब्लड स्टेन एक्सट्रैक्ट इज नॉट ह्यूमन, मतलब कि इसमें रिंग फॉर्म होता है और इसमें प्रेसिपिटेशन से हम चेक करते हैं कि ये ह्यूमन ब्लड है या नहीं है। और नेक्स्ट है आपका आउटोलोनी। आउटोलोनी में होता है अगर टू एंटीजन है जो कि टोटली अनरिलेटेड है, द लाइंस विल क्रॉस ईच अदर बट नो फ्यूज नोन एज नॉन आइडेंटिटी। तो ये है आउटोलोनी में सही सही आंसर या सही ऑप्शन। क्रॉस्ड ओवर इलेक्ट्रोफोरेसिस में अगर हम देखें तो क्रॉस्ड ओवर इलेक्ट्रोफोरेसिस का करेक्ट ऑप्शन है कॉम्बिनेशन ऑफ इम्यूनोडिफिशिएंट इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है। इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी कैसे की बात करें तो इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी तो ब्लड स्टेन एक्सट्रैक्ट इज नॉट ह्यूमन, नहीं सॉरी, इसमें ब्लड स्टेन रैपिड एंड कैन बी यूज्ड बोथ इन लैब एंड फील्ड टेस्ट। तो ये इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी कैसे इमीडिएट रैपिड टेस्ट होता है, ये कहीं पर भी किया जा सकता है। तो ये है करेक्ट ऑप्शन। ए का 3, बी 1, सी का 4 एंड डी इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर अ पार्ट ऑफ फाइल एलोकेशन टेबल या फैट? तो करेक्ट फैट फाइल सिस्टम। तो देर आर different types of file system. Okay, there are different types of file system जिसमें कि हम लोगों का usually 320 होता है और X होता है। I'm sorry, इसमें यूज होता है फैट 12 होता है और फैट 16 होता है, 320 नहीं होता, 32 हो सकता था, और फैट X होता है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ए बी ई। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। ओ बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, द अरेंजमेंट ऑफ राइटिंग ऑन पेपर मे बी एज इंडिविजुअल एज द राइटिंग इटसेल्फ। बिल्कुल सही है। और मार्जिन स्पेसिंग क्राउडिंग इंसर्शन एंड अलाइनमेंट आर पर्सनल हैबिट्स। बिल्कुल सही है, दोनों करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। रेजोनेंस frequencies in vocal tract determined by the shapes and volumes of different cavities of the tract in is known as। तो इसको हम फॉर्मेंट्स कहते हैं। तो इससे पहले हम फॉर्मेंट्स के बारे में जाने, बाकी सब के बारे में भी जानते हैं। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बारे में पहले जाने। ये जब कभी भी वोकल फोल्ड होता है या वाइब्रेट करता है, जब भी स्पीच निकलती है, यानी कि F0, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को F0 से डिनोट किया जाता है, और इट इज डिफाइंड एज द फ्रीक्वेंसी एट विच द वोकल फोल्ड्स वाइब्रेट व्हेन वॉइस स्पीच साउंड आर मेड। तो यूजुअली फीमेल्स के लिए ये वॉइस होती है 112 हर्ट्ज, और मेल सॉरी 195 हर्ट्ज होती है, 195.8 हर्ट्ज होती है फीमेल्स के लिए, वेरेज मेल के लिए ये होती है 112 हर्ट्ज, जो कि माइक्रोफोन एंड एक्सेलेरोमीटर से मेजर की जाती है।
नेक्स्ट ऑप्शन था हमारा वॉइस डिस्गाइज। वॉइस डिस्गाइज क्या होता है? वॉइस डिस्गाइज होता है कि आवाज़ बदल के बात करने की कोशिश करना। वॉइस डिस्गाइज का मतलब यही होता है कि आप आवाज़ बदल करके मतलब यू ट्राइंग टू चेंज योर वॉइस। दैट इज डेलिबरेट एक्शन ऑफ अ स्पीकर हु वांट्स टू फॉल्सिफाई और टू कंसील हिज आइडेंटिटी। तो छुपाने की कोशिश करने में उसको हम कहते हैं वॉइस डिस्गाइज कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा आ जाता है वो है फॉर्मेंट, जो कि इसका करेक्ट आंसर है। फॉर्मेंट का मतलब होता है फॉर्मेट का मतलब होता है कि जो फ्रीक्वेंसी पीक होती है अ, किसी स्पेक्ट्रम में, मतलब जैसे आप अगर वॉइस प्रिंट निकालते हैं, वॉइस का प्रिंट निकालते हैं, तो उसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है पीक्स की स्पेक्ट्रम में होती है, जो हाई डिग्री ऑफ एनर्जी को डिनोट करता है, उसको हम फॉर्मेंट्स कहते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है रिदम। रिदम इज रिलेटेड टू रेपिटेशन। और रिदम जो होता है, जैसे हम नॉर्मल टर्म्स में रिदम की बात करते हैं तो एक फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड होगा, या मतलब जैसे कि बीट्स है, किसी रिदम में जा रहा है, फास्ट है, स्लो है, उससे रिलेटेड है। यानी कि एक पैटर्न ऑफ साउंड होता है, इट रेफर्स टू अ पैटर्न ऑफ साउंड मेंटेनिंग अ रिदम इन अ स्पीच। नेचुरल स्ट्रेस्ड है या फिर इलोंगेटेड है, ठीक है, स्ट्रेस देना, तो ये हो गया आपका रिदम से रिलेटेड। तो करेक्ट आंसर फॉर्मेंट्स है। फॉर्मेंट्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। फिज टेस्ट, ध्यान रखिएगा फिज वर्ड को। फिज टेस्ट इज यूज्ड टू चेक द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इन द सॉइल। तो फिज है तो कार्बोनेट से रिलेटेड होगा। तो फिज, एप्पी फिज नहीं, इट इज फिज टेस्ट। तो जिसमें कार्बोनेट निकलते हैं, तो कार्बोनेट के लिए ये यूज होता है, जिप्सम के लिए नहीं होता है, ऑर्गेनिक मैटर के लिए नहीं होता, ऑक्साइड्स के लिए नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है द पीएच ऑफ फिनॉल used in process of DNA isolation from biological exhibits is to be maintained above 7.5। क्यों? क्योंकि इसमें डीएनए जो होता है वो पार्टीशन इनटू ऑर्गेनिक फेज इन द एसिड रेंज। और हो जाता है आपका जो टू रिमूव प्रोटीन डिब्रीज, ट्रेसेस ऑफ प्रोटीन, मतलब जितने भी प्रोटीन के डिब्रीज होते हैं, ट्रेसेस होते हैं प्रोटीन के, उसको हटाने के लिए इसको हमें पीएच को मेंटेन करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा द डायमीटर ऑफ मेड्यूला। द डायमीटर ऑफ मेड्यूला इन ह्यूमन बीइंग इज लार्जेस्ट इन केस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ओल्ड पर्सन के केस में, ओल्ड पर्सन में डायमीटर मेड्यूला का डायमीटर सबसे ज़्यादा होगा। न्यूबॉर्न में मेड्यूला का डायमीटर उतना ज़्यादा नहीं होता, मिडिल एज में भी नहीं। सबसे ज़्यादा डायमीटर होगा आपका इन केस ऑफ ओल्ड एज पर्सन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट ऑप्शंस? डबल barreled shotguns with hammerless action. Double barreled shotguns with hammerless action have the hammers enclosed inside the body of the action. Okay. और saloon pistols are sometimes sold as toy pistols, ये भी करेक्ट है। और द डेरिंजर जो होता है इज अ सिंगल शॉट पिस्टल ऑफ स्मॉल कैलिबर, यूजुअली 0.22 कैलिबर का ये होता है। डेरिंजर्स एक्चुअली शॉटगन्स नहीं होते हैं, ये होते हैं पिस्टल्स। और ये हैंडी होते हैं, बहुत छोटे से होते हैं। और इसका एक्शन जो होता है इसका बैरल छोटा होता है लेंथ ड्यू टू लैक ऑफ मूविंग एक्शन इसमें बहुत कम नहीं होता है। तो ये यूजुअली फीमेल्स द्वारा यूज़ किया जाता है, कंसीलेबल होता है, इसीलिए इजीली पॉकेट में या कहीं पर रखा जा सकता है, इसमें शॉकिंग इतनी नहीं होती है। हाँ। और
इसकी कैलिबर अराउंड 22 मैग्नम से लेकर 32 मैग्नम लॉन्ग एंड शॉर्ट, 38 स्पेशल से 45 एसीपी तक होती है। कैलिबर्स इसकी वेरी कर सकती है, ये करेक्ट आंसर नहीं है। तो और ejection of the fired case is brought about by special lock mechanism which comes out into action whether the hammer falls or not। ये नहीं है, ऐसा नहीं है। इजेक्शन ऑटोमेटिकली होता है इन ऑटोमेटिक गन्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम। In majority of the high powered rifles, the mouth of the case in which the bullet is sealed is necked down, so to smaller diameter than the rest of the case। सही है। It results in parallel wall। नहीं। It results in bottle shaped appearance। हाँ। क्वेश्चन पढ़िए वापस से, आपको समझ में आएगा। बॉटल, यस, neck down, sealed in neck down। तो नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है आपका इंक्रीज्ड अकोमोडेशन ऑफ प्रोपेलेंट। ये भी करेक्ट है, तो ए सी डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। इन कंप्यूटर असिस्टेड सुपर इम्पोजिशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? द स्कल एंड द फेशियल फोटोग्राफ्स आर digitized under scanner। अच्छा, the two images are not compared morphologically by image processing। बिल्कुल नहीं, ये होता ही है। A scale for digitization, digitized skull image is established by converting the actual measurement between the anthropological landmark into the number of pixels in the monitor। बिल्कुल सही आंसर है ये। Fade in and fade out, wiping and sweeping, and face and skull is done by computer when kept in lateral position। नहीं, तो डन। करेक्ट आंसर इज थर्ड नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा फिंगरप्रिंट से रिलेटेड। फिंगरप्रिंट में की पैटर्न की क्लासिफिकेशन में क्या होता है? मेजर क्लासिफिकेशन में क्या होता है? सेकेंडरी क्लासिफिकेशन में क्या होता है? फाइनल क्लासिफिकेशन में क्या होता है? तो की क्लासिफिकेशन जो होता है हमारा, की क्लासिफिकेशन में यूजुअली रिज काउंट होता है फर्स्ट लूप पैटर्न, मतलब कि राइट थंब से स्टार्ट करते हैं। अगर जो जो भी फर्स्ट लूप पैटर्न जिस भी फिंगर में है उसका रिज काउंट किया जाता है, एक्सेप्ट द लिटिल फिंगर। मतलब कि लिटिल फिंगर को एक्सक्लूड करके जो सबसे पहला राइट थंब से स्टार्ट करके जो सबसे पहला लूप जिसमें आता है उसमें रिज काउंट किया जाता है। रिज काउंट आपको अच्छे से पता होगा। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है मेजर। लिस्ट टू में मेजर क्लासिफिकेशन के हिसाब से किस फिंगर को लिया जाता है? तो मेजर के हिसाब से तीन फिंगर्स को अच्छा, मेजर के हिसाब से ओके, थंब को यूज किया जाता है मेजर पैटर्न के लिए, ट्रेस किया जाता है या रिच काउंट की जाती है फॉर थंब। नेक्स्ट है सेकेंडरी क्लासिफिकेशन के लिए कौन से फिंगर को यूज किया जाता है, या देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो सेकेंडरी पैटर्न के लिए आपका, सेकेंडरी क्लासिफिकेशन के लिए आपका ये यूज होता है पैटर्न टाइप्स लोकेटेड इन द इंडेक्स फिंगर। तो टाइप्स लिखा जाता है इसमें। फिर फाइनल क्लासिफिकेशन के लिए क्या यूज किया जाता है? फाइनल क्लासिफिकेशन के लिए यूज होता है रिज काउंट, या लूप के केस में इफ इधर राइट और लेफ्ट लिटिल फिंगर, तो इसमें लिटिल फिंगर यूज किया जाता है। की में लिटिल फिंगर को एक्सक्लूड किया जाता है। प्राइमरी में सारे फिंगर्स को यूज किया जाता है। सेकेंडरी में आपने देख लिया, सेकेंडरी में आपका यस, सेकेंडरी में आपके इंडेक्स फिंगर यूज होता है। और पैटर्न कौन सा है वो बताया जाता है। मेजर में आपका था थंब। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम। विच ऑफ दीज वूंड्स आर टिपिकली लार्जर, डीप नहीं बोला है, एंड कैन बी
स्टेलेट, स्टेलेट यानी कि स्टार फॉर्मेशन लाइक हो सकता है, या स्लिट लाइक, या क्रिसेंट लाइक, या सर्कुलर, या फिर कंप्लीटली इरेगुलर। तो ये ज़्यादा डैमेज या ज़्यादा डिस्टॉर्शन ये आपका कॉन्टैक्ट वुंड में हो सकता है या फिर एग्जिट वुंड में हो सकता है। तो ये है आपका ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, करेक्ट आंसर दिया हुआ है एग्जिट वुंड में। और या तो बिल्कुल टाइट कांटेक्ट है तो वो स्टिलेट पैटर्न बनाने का चांसेस है, लेकिन एग्जिट वुंड में ज़्यादा डिस्टॉर्शन होगा, ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा। In superimposition technique, the photographs, okay, the photographs of the skull and the face are superimposed by adjusting, मेरे ख्याल से सिमिलर ही क्वेश्चन था, हमने ऊपर देखा था, ओके, by adjusting the magnification until the interpupillary distances correspond on the assumption that the interpupillary distance is in one individual is not same always when the eyes move in different direction. Nahi. The negative is not placed under the ground glass of camera. Nahi. The salient features of the face are marked out carefully on the glass. बिल्कुल ये है सही आंसर. The skull is mounted on an appropriate skull rest so as not to not to align with the outline of the head on the ground glass in the corresponding portrait. नहीं, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर, जो इन्होंने सही बताया है. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है वेरिएशन में. स्टार एक्टिविटी, पार्शियल डाइजेशन बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये डीएनए से रिलेटेड है. और 3 बैंडेड पैटर्न, इनकम्प्लीट स्टिपिंग, ओके, इनकम्प्लीट स्टिपरिंग. जस्ट अ मिनट, मैं जूम कर लेती हूँ. ओके. स्टार एक्टिविटी, पार्शियल डाइजेशन बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, 3 बैंडेड पैटर्न और इनकम्प्लीट स्टिपिंग ऑफ प्रोब. तो करेक्ट आंसर भी बता देती हूँ आपको, ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ए का 2 है. 2 यानी कि रिलैक्सेशन. स्टार एक्टिविटी, रिलैक्सेशन ऑफ द स्पेसिफिसिटी ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम टू डिफाइन इट्स कट साइज. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है हमारा बी का 4. बी का 4 हो जाता है पार्शियल डाइजेशन बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वेयर सम डीएनए स्ट्रैंड्स आर लॉन्गर देन वुड बी एक्सपेक्टेड आफ्टर अ कंप्लीट डाइजेशन. नेक्स्ट हो गया आपका 3 बैंडेड पैटर्न. तो सी 3 बैंडेड पैटर्न्स में आ गया आपका when a mutation occurs inside VNTR sequence creating a novel restriction enzyme site. D आ गया आपका incomplete stripping of probe. तो incomplete stripping of probe में आ गया आपका when the subsequent probing is developed faint band are detected and that are at the same position as these from previous probe. नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम. 107. Arrange in proper sequence the steps followed by for isolation of DNA from bones. तो DNA में मतलब बोन से DNA निकालने के लिए हमें कौन कौन से चीज़ें करनी होती है. तो सबसे पहले हम क्लीन करेंगे बोन को. क्लीन करने के बाद हम क्या करेंगे, क्लीन करने के बाद हम करेंगे ड्रिल. ड्रिल करने के बाद बोन को निकाला, मतलब बोन के ट्रेसेस निकाले. बोन के ट्रेसेस निकालने के बाद हमने फिर डीकैल्सिफाई किया उसको. डीकैल्सिफिकेशन के बाद हमने किया ओके, डीकैल्सिफिकेशन के बाद हमने लाइसिस किया, लाइसिस बफर में डाल के. उसके बाद हम करेंगे प्रेसिपिटेशन. फिर इसके बाद हमारा डीएनए एक्सट्रैक्शन हो जाएगा.
ये है आइसोलेशन का तरीका। फिर एक्सट्रैक्शन का होगा। नेक्स्ट है द ओवर स्प्रे पैटर्न्स occur on as an artifact in printing of which of the in printing of which of the following printers। तो ओवर स्प्रे, स्प्रे किस में होता है? तो फिर स्प्रे होता है इंकजेट में। तो इंकजेट प्रिंटर्स इज द करेक्ट आंसर। लेजर में नहीं होता है स्प्रे, डॉट मैट्रिक्स में स्प्रे नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। स्नेल्स लॉ, मैग्निफिकेशन, बियर-लैम्बर्ट लॉ, न्यूमेरिकल एपर्चर। तो मैग्निफिकेशन का पहले जानते हैं। मैग्निफिकेशन होता है प्रोडक्ट इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का। हाँ, और स्नेल्स लॉ जो होता है, बियर लैम्बर्ट लॉ भी जान लेते हैं। ये है आपका डी फोर्थ नंबर, यानी कि ए इज इक्वल टू एप्सिलॉन बी एंड सी, यानी कि एब्जॉर्प्शन इज इक्वल्स टू मोलार एब्जॉर्प्टिविटी, कंसंट्रेशन और पाथ लेंथ का प्रोडक्ट। ये हो गया ए का, बी का 1 और सी का 4। बी का 1 और सी का 4 किस में है? ये आपने देख लिया। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। लेकिन बाकी सबको भी जानते हैं। स्नेल्स लॉ जो होता है वो होता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का से रिलेटेड। साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल्स टू n2 बाय n1। तो n जो होता है वो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, और I है इंसिडेंस का एंगल, और R इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये स्नेल्स लॉ था। और फोर्थ नंबर न्यूमेरिकल अपर्चर तो हमने बोल दिया था, नहीं न्यूमेरिकल अपर्चर नहीं बोला था। न्यूमेरिकल अपर्चर होता है कि डिटरमाइन द रिजॉल्विंग पावर, न्यूमेरिकल अपर्चर इसलिए यूज होता है। न्यूमेरिकल अपर्चर का फॉर्मूला क्या है बच्चों? न्यूमेरिकल अपर्चर का फॉर्मूला होता है n साइन थीटा, जबकि n होता है आपका डिस्टेंस, इंडेक्स n इज आपका इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन का इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। Which of the following explosives are included in plastic explosive? C4, black powder explosive, Semtex और टेट्राइल एक्सप्लोसिव या पिक्रिक एसिड एक्सप्लोसिव। तो C4 एक्सप्लोसिव और सेमटेक्स एक्सप्लोसिव, ये दो हैं प्लास्टिक एक्सप्लोसिव्स के डिफरेंट टाइप्स, मतलब नाम इन लिस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम। फॉलोइंग आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉलेटाइल डेटा प्रेजेंट इन कंप्यूटर। वॉलेटाइल डेटा यानी कि कैश मेमोरी से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर देखते हैं। पहले यहाँ पे ऑप्शंस दे देते हैं। ए सीपीयू का कैश, या बी सीपीयू का रजिस्टर्स, सी रैम डेटा, डी हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव डेटा। करेक्ट आंसर है सीपीयू कैश, सीपीयू रजिस्टर्स और रैम का डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम। द प्राइमर कंसिस्ट ऑफ अ ब्रास और ग्लाइडिंग मेटल कप, a pellet containing a sensitive explosive, a paper dish, and a brass anvil having a single large flash hole in the bottom of the case is known as। इसको हम बॉक्सर प्राइमर कहते हैं। बर्डन दो दो साइड से होता है, और हेड स्टैम्प नहीं होगा, पिन फायर भी नहीं है। इसको हम कहते हैं बॉक्सर प्राइमर। टीथ इन ह्यूमन डेवलप इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। तो सबसे पहले क्या निकलेगा? सबसे पहले निकलेगा फॉर्मेशन ऑफ सेलुलर टीथ गम विद इन द एल्वियोलर बोन। पहले टीथ गम बना, फिर उसके बाद हमारा एपोजिशन ऑफ कैल्सिफिकेशन ऑफ इनामल एंड डेंटाइन टेक्स प्लेस विद इन द जर्म। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा फिर क्राउन इज कम्प्लीटली फॉर्म, क्राउन सबसे पहले, फिर उसके बाद फॉर्म होता है
फिर लास्ट में आपका टीथ कैल्सीफाई फ्रॉम क्राउन टू नेक टू रूट्स। ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर वीडियो सुपरइम्पोजिशन। सुपरइम्पोजिशन के क्वेश्चंस काफी हैं। तो image of skull and photograph are projected on a monitor placed near the skull. The skull uh, not fixed on a rotable is not fixed on a rotable universal stand. The photograph is not fixed with the same orientation parallel to skull. One camera is directed at the front view of the skull and the second camera is focused on the lateral view of the skull. नहीं, तो करेक्ट आंसर पहला वाला है, images of the skull and photograph are projected on a monitor placed near the skull. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है रेगुलर पल्स और pulse to pulse variation in amplitude with every second pulse being considerably weaker is called, धीरे 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 पल्स गिरता जा रहा है तो उसको हम कहते हैं डाइप्लोफोनिया। डिप्लोफोनिया वॉइस से रिलेटेड है, द प्रोडक्शन बाय वॉइस ऑफ टू सेपरेट टोन्स थ्रू क्वासी पीरियोडिक वेरिएशन इन वोकल फोल्ड्स। इसको हम कहते हैं डाइप्लोफोनिया, डिप्लोफोनिया या डाइप्लोफोनिया जो भी बोल सकते हो। धीरे धीरे पल्स वीक होते जाती है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन अ सीक्वेंस विद इन द फायरिंग रेंज। फायरिंग रेंज के हिसाब से इसको हमें अरेंज करना है। तो सबसे पहले होता है आपका इलेक्ट्रिक करंट, फिर होगा सॉरी सबसे पहले होता है आपका इलेक्ट्रिक करंट, फिर होगा इलेक्ट्रिक डिटोनेटर और फिर होगा आपका बूस्टर, फिर मेन चार्ज। ये हो गया सीक्वेंस एक्सप्लोजन से रिलेटेड फायरिंग रेंज में। While sending exhibit to FSL, if the stain is on a transportable object such as knife, crowbar or firearm, it is not preferable. It is not preferable to send whole object. नहीं, send किया जाता है। It is not preferable to protecting the area of the stain. No, बिल्कुल ज़रूरी है। Enclosing the object in package, नहीं, बिल्कुल ज़रूरी है। Scrape or cut the stain area and then pack, नहीं। Scrape और cut नहीं करते हैं हम और हम फिर नहीं पैक करते, हम स्क्रेप और कट नहीं करेंगे, हम इसको डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। एज इट इज क्रोबार को हमें सेंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 118। Any attempt to contact legitimate user of the target system and trick them into giving one information that can be used by the intruder to break into the computer is referred to as, इसमें चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, अटैक, एसक्यूएल इंजेक्शन, सोशल इंजीनियरिंग, फिशिंग। करेक्ट आंसर है यहाँ पे सोशल इंजीनियरिंग। पहले हम सारे वर्ड्स के बारे में जानते हैं। और साइबर अटैक या अटैक के इन साइबर क्राइम का मतलब होता है, इट इज़ इन साइबर क्राइम it is a set of actions performed by threat actors who try to gain unauthorized access, steal data or cause damage to the computer या फिर computer network और computer systems. नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा SQL injection. SQL injection is a code injection technique that can compromise your database and web hacking technique, इसको हम बोल सकते हैं। अब सोशल इंजीनियरिंग के बारे में आते हैं। सोशल इंजीनियरिंग इज एन अटैक इन विच अ साइबर क्रिमिनल will communicate with the intended victim by saying they are from a trusted organization। जैसे कि कहीं से आपके पास आई इंफॉर्मेशन और उसमें बोला जाता है कि हम SBI से कॉल कर रहे हैं या RBI से कॉल कर रहे हैं, या कॉल कर रहे हैं या फिर वहाँ से वो लिंक दिखेगा आपको RBI या SBI की तरह।
सिमिलरली फिशिंग जो वर्ड होता है यहाँ पे, फिशिंग ये एक सोशल इंजीनियरिंग का तरीका है, एक तरीके का सोशल इंजीनियरिंग है और ये एक स्कैम है जिसमें अटैकर किसी और का नाम लेके, जैसे कि मैंने बताया एसबीआई का नाम लेके किया या फिर आरबीआई का नाम लेके किया, वैसे ही अटैकर्स डिसीव करते हैं पीपल को इनटू रिवीलिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन देने के लिए। जैसे कि आपसे आपका ओटीपी मांगा जाएगा या फिर आपके कार्ड का डिटेल मांगा जाएगा, आधार का डिटेल मांगा जाएगा। ये हो गया आपका रैंसमवेयर या मालवेयर इंस्टॉल करने के लिए, या फिर आपके फ़ोन में से या लैपटॉप में से या फिर किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में से इंफॉर्मेशन स्टील करने के इंटेंशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 119 जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 119 जिसमें हमें आ जाता है फिंगरप्रिंट से रिलेटेड क्वेश्चन। इफ द प्राइमरी क्लासिफिकेशन ऑफ एन इंडिविजुअल इज 9/3, तो 9/3 दिया हुआ है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ द 9/3 दिया हुआ है। Which of the following finger impression are of world pattern? यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, राइट मिडल, राइट रिंग, राइट लेफ्ट इंडेक्स एंड लेफ्ट मिडल। तो आपको याद होगा, अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज़ मेरा एक और वीडियो देखिएगा जिसमें आपको प्राइमरी क्लासिफिकेशन का डिटेल दिया हुआ है, वो मैं लिंक में डाल दूंगी आपके चैट बॉक्स में या फिर इस पे डिस्क्रिप्शन में। तो करेक्ट आंसर इसका है आर आर राइट रिंग और एल आई लेफ्ट इंडेक्स, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है, बी एंड सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा टॉक्सिकोलॉजी से रिलेटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंसेस एंड द टेस्ट फॉर इट्स डिटेक्शन? तो बेंजोडाइजेपाइन, मार्किस टेस्ट और नक्स वोमिका, ड्यूकिनिस, लिवाइन टेस्ट, कैनबिस, माइक्रोस्कोपिक टेस्ट फॉर सिस्टोलिथिक एंड ग्लैंडुलर हेयर, और नेक्स्ट है एंटीमनी स्कॉट टेस्ट, एलएसडी, वैन अर्क्स रिएजेंट टेस्ट। पहले हम इनके बारे में जानते हैं। मार्किस टेस्ट जो होता है वो ओपीएट्स के लिए यूज़ होता है। ये स्पॉट टेस्ट है और इट इज़ यूज फॉर आइडेंटिफाइंग द एल्कलॉइड्स या यस फॉर एल्कलॉइड्स और दूसरे अदर कंपाउंड्स या एक्सटेक्सिक रिएजेंट्स के लिए ये यूज़ मतलब टेस्ट यूज़ होता है। नेक्स्ट हो गया ड्यूकिनॉइस लिवाइन टेस्ट। इसका ये यूज़ होता है फॉर द डिटेक्शन ऑफ प्रेजेंस ऑफ कैनबिस, नक्स वोमिका नहीं है। नेक्स्ट आ गया माइक्रोस्कोपिक टेस्ट फॉर सिस्टोलिथिक एंड ग्लैंडुलर हेयर, तो ये यूजुअली marijuana के लिए होता है। और नेक्स्ट ऑप्शन हो गया marijuana, कैनबिस, marijuana, ये सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका स्कॉट टेस्ट से रिलेटेड। स्कॉट टेस्ट कोकेन के लिए यूज होता है और एलएसडी ये वैन वर्क्स रिएजेंट जो होता है इट इज़ यूज फॉर डिस्टिंग्विशिंग एफिड्रीन या एम्फेटामाइन या मेथेम्फेटामाइन के लिए ये यूज़ होता है। तो ये ऑप्शन करेक्ट है, एलएसडी वैन अर्क्स रिएजेंट, ये बिल्कुल सही है। और आपका कैनबिस माइक्रोस्कोपिक टेस्ट फॉर सिस्टोलिथिक एंड ग्लैंडुलर हेयर, ये सही है। अब देखते हैं इसमें बेंजोडाइजेपाइन के लिए कौन सा टेस्ट यूज़ होता है। एनएमआर यूज़ होता है, क्रोमेटोग्राफी यूज़ होती है, इम्यूनो एसे यूज़ होता है, इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड्स यूज़ होते हैं। नक्स वोमिका के लिए टेस्ट यूज़ होता है, वो टेस्ट किया जाता है वो है स्ट्रिक्नीन या पोटेशियम डाइक्रोमेट या ब्रूसीन का टेस्ट किया जाता है। कैनबिस के लिए हमने बता दिया था कि ये टेस्ट होता है, या कैनबिस के लिए एक और टेस्ट होता है वो है आपका ड्यूकिनॉइस लिवाइन टेस्ट। एंटीमनी फॉल्स पॉजिटिव देता है मार्च टेस्ट के लिए, लेकिन एंटीमनी के अलग टेस्ट भी होते हैं। एलएसडी का हमने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं।
Given below are two statements. One is labeled as assertion and another one is labeled as reason. तो assertion जो है उसका statement ये है, leucocrystal violet, amino black and diamino benzidine dab, luminol, fission acid reagent used to enhance impression. ठीक है. These methods can enhance only non-bloody footwear impression. तो ए तो करेक्ट है बट आर जो रीज़न है वो इनकरेक्ट है क्योंकि ये ब्लडी फुटवेयर इम्प्रेशन के लिए सिर्फ नहीं यूज़ होता है और भी चीज़ों के लिए भी यूज़ हो सकता है. माइडो ब्लैक जो होता है वो ऑयली सब्सटेंस के लिए भी यूज़ होता है. ल्यूकोक्रिस्टल ब्लडी फिंगरप्रिंट के लिए भी यूज़ होता है. ल्यूमिनॉल भी, फिशन रिएजेंट भी और भी चीज़ों के लिए यूज़ हो सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम. Which of these is correct for agarose gel used to run genomic DNA? Single nucleotide difference in the length of a DNA fragment can be resolved. और नेक्स्ट ऑप्शन आ गया आपका. It is a linear polymer composed alternating residue of D and L galactose. फिर नेक्स्ट ऑप्शन आ गया आपका. It is formed by polymerization and cross-linking reaction. D है आपका low concentration of agarose gel in the gel form with larger pores. Gel forms larger pores. Okay. तो आंसर हमारा करेक्ट आंसर है हमारा it is a linear polymer composed alternating residue of D and L galactose. बिल्कुल सही है. और आपका a low concentration of agarose gel in a gel form, agarose in a gel forms longer pores. नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम. Luminol is present in presence of heme, part of the hemoglobin, undergoes oxidation by adding one of these alkaline solution. तो ये करेक्ट आंसर है हाइड्रोजन पेरोक्साइड. ये आप लोगों को याद होगा ल्यूमिनॉल टेस्ट के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल मतलब ये टेस्ट के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे आने वाले कुछ लेक्चर्स में. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं अब हम सीधे. The loss of ability to express meaning by the use of speech or writing or to understand spoken or written language is called loss. हो गया. तो ये हो गया आपका aphasia, मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, वर्ड नहीं बोल पा रहे हैं या लैंग्वेज भूल गए हैं, उस तरह की चीज़ को हम कहते हैं एफेजिया. ठीक है. एफेजिया एक लैंग्वेज डिसऑर्डर होता है जो पर्सन की एबिलिटी को मतलब अफेक्ट करता है. मतलब कि इट कैन अकर सडनली आफ्टर स्ट्रोक होने के बाद या हेड इंजरी होने के बाद अचानक से इंसान बोलने या समझने, लैंग्वेज समझने या समझाने के में दिक्कत होती है उसको. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा. द 3 बेसिक हेयर टाइप्स that are present on human body are classified as vellus, intermediate and terminal hair होते हैं. वेलस हेयर आप लोगों को पता होगा. वेलस हेयर कौन से होते हैं? वेलस हेयर होते हैं आपके सबसे पहले वाले, मतलब कि फेशियल हेयर्स को हम जो बहुत फाइन हेयर होते हैं वेलस हेयर उन्हें कहते हैं. इंटरमीडिएट हेयर थोड़े कंपैरेटिवली और थिकर होते हैं. इंटरमीडिएट जैसे कि आपका यस इंटरमाइनेट हेयर उनको बोला जाता है जो कि दोनों टर्मिनल भी होते हैं और वेलस भी होते हैं. मतलब कि वेलस और टर्मिनल हेयर के बीच के मतलब टाइप के होते हैं. टर्मिनल हेयर्स वो कोर्स होते हैं, थोड़े थिक होते हैं. वो यूजुअली आपके सर के बालों में पाए जाते हैं. उनको मतलब कंपैरेटिवली वो थिक होते हैं, आपके फेशियल हेयर से ज़्यादा थिक होते हैं. अंडर आर्म्स में जो हेयर होता है उसको भी हम टर्मिनल हेयर में ही काउंट करते हैं. और इवन प्यूबिक एरिया में भी जो हेयर होता है उसको भी हम टर्मिनल हेयर्स में ही काउंट करते हैं.
नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, विच ऑफ फ्रॉम द फॉलोइंग विच ड्रग हैज़ द स्ट्रीट नेम स्कंक। स्कंक marijuana को बोला जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, मोस्ट वाइडली यूज्ड रेस्ट्रेनर यानी कि एंटी फॉगिंग ड्यूरिंग डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ पेपर एंड फिल्म नेगेटिव इज। तो सबसे ज़्यादा पोटेशियम ब्रोमाइड यूज़ होता है और रेड लाइट में यूज़ होता है ये पोटेशियम ब्रोमाइड। और आपको पता होगा ये कि फोटो सेंसिटिव होती है ये पोटेशियम ब्रोमाइड भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, जिसमें से स्टेटमेंट वन बताता है हमारे को पायरोलाइसिस गैस क्रोमेटोग्राफी इज द मोस्ट सुइटेबल टेक्निक्स यूज टू डिस्टिंग्विश मोस्ट पेंट बाइंडर फॉर्मुलेशन। स्टेटमेंट टू बताता है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी कैन बी ऑल्सो बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश पेंट बाइंडर फॉर्मुलेशन। तो ये दोनों आंसर दोनों स्टेटमेंट्स जो है स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू दोनों ही करेक्ट आंसर है, करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of these restriction enzymes are used in forensic DNA fingerprinting analysis? HAE3, EcoR1, HIND2, SAU3A1 and BCG1। तो सही आंसर है आपका HAE3 और EcoR1 और आपका HIND2। तो ये तीनों रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, विच केमिकल फिनोमेना आर और मेथड इज यूज टू मेक टफ ग्लास विच इज द टाइप ऑफ सेफ्टी ग्लास। तो सही आंसर है आयन एक्सचेंज तरीके से। आयन एक्सचेंज एक केमिकल फिनोमेना जिसके थ्रू आप टफेंड ग्लास बनाते हो, जो कि सेफ्टी गार्ड या सेफ्टी ग्लासेस के नाम से जाने जाते हैं। In sexual assault case, the investigation proceeds in the following sequence। कैसे कैसे किया जाता है इन्वेस्टिगेशन इसमें? Examination of victim by doctor, examination of clothing of the victim, the psychological counseling of the victim, and the evidence packaged in temper evident packaging। तो करेक्ट आंसर है आपका ए, एग्जामिनेशन ऑफ विक्टिम बाय डॉक्टर। फिर उसके बाद होगा आपका द एविडेंस पैकेज्ड इन टेम्पर एविडेंट पैकेजिंग। उसके बाद हमारा होता है, मतलब सबसे पहले विक्टिम का एग्ज़ाम हो गया, फिर उसके बाद एग्जामिनेशन ऑफ उसके बाद एविडेंस की पैकेजिंग हो गई, फिर हो गया एग्जामिनेशन ऑफ क्लोथिंग ऑफ द विक्टिम, फिर साइकोलॉजिकल एस्टिमेशन या साइकोलॉजिकल काउंसलिंग होती है विक्टिम की। इट टेक्स अ लॉन्ग प्रोसेस, इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस। So next question आ गया आपका, arrange the function of ionization chamber of the X-ray detectors in proper sequence। The sample is placed outside the window or inserted in a well extending into the chamber volume। 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा VNTR से रिलेटेड। VNTR या वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स इन डीएनए फिंगरप्रिंट एनालिसिस बिलोंग्स टू विच वन ऑफ दिस। तो ये करेक्ट आंसर है मिनी सैटेलाइट। ये मिनी सैटेलाइट्स होते हैं जो कि जिसकी रिपीटेटिव फैमिली होती है। इट इज़ फैमिली ऑफ रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस फाउंड थ्रू आउट द जीनोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैच द फॉलोइंग, जिसमें हम लाइनक्स के या एंड्रॉयड के डिफरेंट डिफरेंट कमांड को या पार्टीशन को जानेंगे। तो स्लैश बूट का मतलब होता है ये डायरेक्टली कंटेन करता है फाइल्स और यूज टू बूट द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 है, इट हैज़ फाइल्स एंड इंफॉर्मेशन टू बूट आफ्टर पावर इज ऑन। फिर सिस्टम आ जाता है। सिस्टम होता है आपका कंटेन रोम का ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स अदर देन दोज इन बूट। अब रिकवरी आ जाती है, जैसे रिकवरी का मतलब हो रहा है वो हेल्प करता है बैकअप और रिस्टोर करने के लिए पार्टीशंस का। फिर मिसलेनियस है MISC जो कंटेन करता है सिस्टम और हार्डवेयर सेटिंग की इंफॉर्मेशंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम, सीरम इथाइल ग्लूक्यूरामाइड concentration of greater than 5 mg per liter is indicative of
तो पहले सीरम इथाइल ग्लूकुरोनाइड के बारे में जानते हैं। वो प्रेजेंस होता है इन इथेनॉल कंज्यूमर्स के ब्लड में या यूरिन में, तो या ब्रेथ में भी कंटेन हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द सीरम इथेनॉल कंसंट्रेशन। अगर हायर देन 5 mg पर लीटर के इथेनॉल का अगर वो कंजम्पशन हो रखा है पास्ट में, तो उस बेवरेज की कंजम्पशन से ये प्रेजेंट होता है ब्लड में या यूरिन में। तो इसका करेक्ट आंसर है रीसेंट पास्ट कंजम्पशन ऑफ एल्कोहलिक बेवरेज। इट इज नॉट रिलेटेड टू हीरोइन, इट इज नॉट रिलेटेड टू क्लोरल हाइड्रेट, इट इज नॉट रिलेटेड टू क्लोरोफॉर्म एज वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, ओके, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनालिसिस ऑफ पेट्रोल यूजिंग टीएलसी मेथड। तो टीएलसी में सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेवलपमेंट एंड सेपरेशन होगा ऑफ पेट्रोल स्पॉट इनसाइड टीएलसी चैम्बर, बना दिया आपने, टीएलसी चैम्बर में लगा दिया। अब उसके बाद होता है हमारा एप्लीकेशन ऑफ पेट्रोल स्पॉट टू द टीएलसी प्लेट। फिर उसके बाद होता है एक्टिवेशन ऑफ टीएलसी प्लेट, एक्टिवेशन हो गया। एक्टिवेशन के बाद हमारा विजुअलाइजेशन होगा, देखेंगे हम, ऑब्जर्व करेंगे विजुअलाइजेशन ऑफ डेवलप टीएलसी प्लेट बाय यूजिंग स्प्रेइंग एजेंट। अब स्प्रे हो गया, अब हमें आरएफ वैल्यू निकालनी है, कैलकुलेशन ऑफ आरएफ वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, ओके, तो ह्यूमन ऑर्गन्स प्यूट्रिफाई इन डिफरेंट रेट्स डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर, vascularity and excess of air and bacteria. Arrange the sequence of putrefaction of internal organs in reverse action. ये वर्ड जानना याद रखना ज़रूरी है, रिवर्स एक्शन। तो यहाँ कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, कुछ ऑर्गन्स दिए हुए हैं, इंटरनल ऑर्गन्स, स्किन मसल या एक्सटर्नल भी है ये, स्किन मसल टेंडन, लैरिंग्स ट्रैकिया, ब्रेन, हार्ट, लिवर एंड लंग। तो अगर हम सीक्वेंस की बात करें तो सीक्वेंस में सबसे पहले प्यूट्रिफाई होने वाला होता है, सबसे पहले एक्चुअली होने वाला होता है प्यूट्रिफिकेशन लैरिंग्स और ट्रैकिया का। तो लैरिंग्स और ट्रैकिया को हम सबसे लास्ट में कंसिडर करेंगे, तो यहाँ पे लास्ट में लैरिंग्स और ट्रैकिया थर्ड नंबर में। फिर होता है हमारा स्टमक, इंटेस्टाइन, स्प्लीन, जो कि यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। फिर हुआ आपका हार्ट, हार्ट दे रखा है, तो हार्ट आ गया यहाँ, यस सॉरी, लिवर एंड लंग्स होता है उसके बाद आता है हार्ट, यहाँ हार्ट है, सी। तो मैं वापस से बताती हूँ, लैरिंग्स ट्रैकिया सबसे पहले डिकम्पोज होंगे या प्यूट्रीफाई होंगे, फिर स्टमक इंटेस्टाइन होगा, फिर लिवर और लंग होंगे, फिर ब्रेन होगा, फिर यूटरस प्रोस्टेट होगा, और स्किन मसल, फिर लास्ट में बोन होता है। तो इस सीक्वेंस को रिवर्स किया जाए तो सबसे पहले हमारा आता है स्किन और मसल टेंडन हुआ, फिर उसके बाद आ जाता है हमारा फिर उसके बाद आ जाता है हमारा हार्ट सबसे स्लो, फिर उसके बाद आ जाता है हमारा ब्रेन, सॉरी ब्रेन नहीं है, हाँ ब्रेन है, उसके बाद आ जाता है हमारा लिवर एंड लंग, और उसके बाद आ जाता है हमारा लैरिंग्स एंड ट्रैकिया। इसीलिए क्वेश्चन को ज़्यादा अच्छे से देखें, रिवर्स एक्शन बोला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा प्लांट पॉइजन, उसके कॉमन नेम्स। तो प्लांट पॉइजन और उसके कॉमन नेम्स यहाँ पे दिए हुए हैं। नीरियम ओडोरम, इसको हम कहते हैं वाइट ओलिएंडर को भी हम मतलब उसका प्लांट का पॉइजन का नाम ये है, वाइट ओलिएंडर कॉमन नेम है। फिर हो गया आपका सेरेब्रा थिवेटा, थिवेशिया, तो सेरेब्रा थिवेशिया जो होता है वो है आपका येलो ओलिएंडर को हम कॉमन नेम है येलो ओलिएंडर। तो नेक्स्ट आ गया वाइट ओलिएंडर का प्लांट पॉइजन का नाम है एकोनिटम नेपेलस। तो ये हो गया आपका वाइट ओलिएंडर। अब बचा है हमारा फॉक्स ग्लव डिजिटलिस परप्यूरिया, डिजिटलिस फॉक्स ग्लव होता है, ठीक है। स्टूडेंट्स ये हमेशा याद रखिएगा, फ्रेंड्स हमेशा ये याद रखिएगा कि कॉमन नेम पूछे जाते हैं, चाहे वो प्लांट पॉइजन हो, चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे वो कोई इनेब्रिएंट हो किसी और तरीके का।
उसका कॉमन नेम या फिर स्ट्रीट नेम पूछा जाता है क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। एज द हाई वेलोसिटी राइफल बुलेट एंटर्स द बॉडी देयर इज बैकवर्ड हर्लिंग ऑफ इंज्योर्ड टिश्यू, दिस इज नोन एज। इंज्योर्ड टिश्यू का बैकवर्ड या पीछे मतलब फेंक देना, पीछे वापस रिवर्स फेंक देना। तो टिश्यू है इसीलिए रिकोशेट नहीं होगा, रिकोशेट बुलेट का होता है। ड्रिलिंग मैकेनिज्म होगी या बुलेट की होती है, लेकिन टेल स्प्लैश हो गया आपका मसल बुलेट या इंज्योर्ड टिश्यूज होंगे उनका स्प्लैशिंग। ठीक है, जब भी हाई वेलोसिटी राइफल बुलेट से प्रोड्यूस होता है वो प्रोड्यूस करेगा मतलब मसल या किसी भी बॉडी पार्ट में लगता है जिसमें से बहुत ज़्यादा मांस या फिर आप कह सकते हो फ्लैश या इन टिश्यूज स्प्लैश करते हैं तो उसको हम टेल स्प्लैश करते हैं, विच इज़ रिवर्स वर्ड और it is rearward propulsion of injured tissue and a large temporary cavity 11 to 12.5 times diameter of the projectile। तो जब इसमें जो एग्जिट होल होगा वो ज़्यादा बड़ा होगा। हमारे पास ऐसा क्वेश्चन एक और आया भी था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 140 नंबर। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट वन दिया हुआ है, वन ऑफ द टाइप्स ऑफ ब्रेन डेथ इज कॉर्टिकल और सेरेब्रल डेथ वेयर देयर इज इंटैक्ट ब्रेन स्टेम। ठीक है, ये करेक्ट है। और सेकंड नंबर, it produces a vegetative state in which respiration continues but there is total loss of power of perception by senses। बिल्कुल सही है, एक वेजिटेटिव स्टेट हो जाती है ये। नेक्स्ट आ गया हमारा पैसेज या कॉम्प्रीहेंशन वाला क्वेश्चन, जिसमें ये पैसेज पढ़ने के लिए दिया गया। पर्सन ए was caught while trying to board the flight. He was carrying a suitcase in which was a plastic explosive packed in a tiffin box. His another friend, person B, successfully bombed a passenger train. The explosive material was purchased from same seller, which was hidden inside a graveyard. The residue and other materials were collected, packed, and sealed in a metal containers for analysis and sent to FSL. A burned dead body was also found near explosion, which was examined for further examination। ओके, ये हो गया हमारा पैसेज। इसके बेस्ड कुछ क्वेश्चंस फॉलोड है। तो विच मटेरियल शुड बी कलेक्टेड फ्रॉम बर्न डेड बॉडी फॉर इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन। तो बॉडी बर्न हो चुकी है, सबसे सही जो आंसर जो मुझे दिख रहा है वो है तीत। तो बर्न शूज नहीं होंगे, डैमेज रिस्ट वॉच नहीं होगा, वो आइडेंटिफिकेशन के लिए काम नहीं आएगी। बर्न क्लोथ्स भी नहीं आइडेंटिफिकेशन के लिए काम आएगी। तीत ही है जो बर्न बॉडी में आइडेंटिफिकेशन के लिए काम आ सकती है। सेम पैसेज, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिंगरप्रिंट फाउंड ऑन द प्लास्टिक टिफिन बॉक्स कैन बी डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फिंगरप्रिंट डेवलपमेंट। तो ये है साइनोएक्रिलेट मेथड। इससे आप प्लास्टिक में मतलब कलेक्ट कर सकते हो। जेंशियन वायलेट होता है आपका, स्टिकी साइड में भी आप फिंगरप्रिंट, स्टिकी साइड ऑफ टेप से आप जेंशियन वॉलेट से फिंगरप्रिंट डेवलप कर सकते हो। अमाइडो ब्लैक होता है ब्लड स्टेन फिंगरप्रिंट। गन ब्लू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम पैसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टिफिन बॉक्स कंटेनिंग प्लास्टिक एक्सप्लोजिव recovered from person A was scanned at entry gate of airport by which of these instrument। तो डेक्सा यूजुअली होता है, नॉर्मली 3 कलर डेक्सा यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 ये हो गया आपका थर्ड करेक्ट आंसर। स्टीरियोस्कोपिक माइक्रोस्कोप नहीं यूज होता है आपके एयरपोर्ट के स्कैनिंग में। वीएससी भी नहीं यूज होता है, एएस भी नहीं यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटप्रिंट, सेम क्वेश्चन, सेम पैसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, footprint found near the graveyard in moist soil can be lifted by using photographic paper। नहीं, क्योंकि photographic paper 2 डायमेंशनल फिंगरप्रिंट या 2 डायमेंशनल फुटप्रिंट के लिए होता है। ट्रांसपेरेंट टेप भी नहीं हो सकता क्योंकि वो भी सरफेस फ्लैट होनी चाहिए या ऐसी सरफेस होनी चाहिए जिसपे आप उठा सकते हो, हार्ड सरफेस होनी चाहिए। नेक्स्ट,
ऑप्शन दिया हुआ है प्लास्टर ऑफ पेरिस, बिल्कुल सही है। चारकोल पाउडर से भी हम डेवलप नहीं कर सकते, लिफ्टिंग की बात आ रही है। चारकोल पाउडर 2D फिंगरप्रिंट या फुटप्रिंट को डेवलप करने के लिए होता है, लिफ्टिंग के लिए नहीं होता है, मतलब कि कास्टिंग और लिफ्टिंग के लिए नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, same passage. Next question. The soil recovered from shoes of person A and B can be analyzed for trace elemental composition using which of these instruments? तो यहाँ पे HPTLC दिया हुआ है, नहीं। सॉइल का एनालिसिस HPTLC, HPLC या GC से नहीं होता है, NAA से होता है। इट इज़ यूज फॉर एलिमेंटल एनालिसिस, NAA, न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट इज योर अनदर पैसेज। A was sentenced to prison, and when being processed, was accused of being B. ठीक है, A is मतलब A कोई पर्सन है जिसको पकड़ा गया और उसको बोला गया कि वो B पर्सन है ऑन द बेसिस ऑफ हिज फिजिकल अपीयरेंस एंड एंथ्रोपोलॉजिकल मेजरमेंट। ये हो गया विल एंड विलियम केस से मिलता जुलता। विल विलियम वेस्ट केस आप लोगों को सबको पता है, अगर नहीं पता है तो प्लीज गो थ्रू इट। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केसेस इन फॉरेंसिक फिंगरप्रिंटिंग। तो बी वॉज कॉल्ड फ्रॉम द प्रिजन serving a life sentence for murder. The appearance of two men was striking and the physical attributes were identical. Fingerprints were in an attempt to determine identity and did not match. It is speculated that they may have been the twins separated at birth and had never met until this fateful day. तो ये समझ में आ गया हम लोग सबको कि ये आइडेंटिकल ट्विंस का केस है जिसमें बच्चे बिछड़ गए थे बचपन में, लेकिन ए ने कल मतलब बी ने कुछ गड़बड़ किया और ए को सेंटेंस हो गई। तो इसमें क्वेश्चन दिखते हैं फॉलोइंग प्रीसीडिंग मतलब पैसेज का क्वेश्चंस। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर शॉर्टकमिंग्स ऑफ एंथ्रोपोमेट्रिक सिस्टम ऑफ आइडेंटिफिकेशन? तो पोर्ट्रेट पार्ले तो है ही, पोर्ट्रेट पार्ले यानी कि फिजिकल मेजरमेंट उसको हम कहते हैं, ये एक शॉर्टकमिंग है उसकी। फिर आ गया आपका ये लिमिटेड होता है अडल्ट्स के लिए, बिल्कुल सही है। और यस, तो सिग्निफिकेंस डिफरेंसेस इन मेजरमेंट, अगर मेजरमेंट में अगर कोई कुछ गड़बड़ हो जाती है तो आप नहीं आइडेंटिफाई कर पाओगे दो लोगों को एग्जैक्टली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, पैसेज सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग लेवल्स ऑफ इंफॉर्मेशन इनकॉर्पोरेटेड इन द कंपैरिजन प्रोसेस ऑफ फिंगरप्रिंटिंग। तो फिंगरप्रिंट के कंपैरिजन के लिए सबसे पहले हम करेंगे फिंगरप्रिंट को एनालाइज, उसके बाद हम करेंगे एनालिसिस, के बाद में हम करेंगे ओके उसके बाद हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद हम इवेलुएट करेंगे, इवेल्युएशन के बाद हम करेंगे एनालिसिस, सॉरी इवेल्युएशन के बाद हम करेंगे वेरीफाई, मतलब एनालिसिस, कंपैरिजन और फिर इवेल्युएशन, फिर वेरिफिकेशन, फिर वेरीफाइड कि दैट पर्सन दिस फिंगरप्रिंट बिलोंग्स टू सो एंड सो पर्सन। नेक्स्ट सेम पैसेज, डिफरेंट क्वेश्चन। What is the most widely used method to identification and individualization worldwide? तो ये यूजुअली जब भी इस तरह का क्वेश्चन है हमेशा याद रखिएगा डीएनए को मार्क करना है सबसे ज़्यादा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम पैसेज, डिफरेंट क्वेश्चन। 49 149 नंबर क्वेश्चन। द फिंगरप्रिंट ऑफ टू पर्सन्स आर वर नॉट मैचिंग बिकॉज, क्योंकि दो लोगों के फिंगरप्रिंट कभी भी सेम नहीं होते। तो ऑप्शन नंबर 2, no two fingerprints, no two persons have the same fingerprints. Next question 150 number, same passage. Which of the following is not considered as a broad area of criminal justice system? तो नो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का ब्रॉड एरिया साइंटिफिक एनालिसिस होता है, लॉ इन्फोर्समेंट होता है, लीगल प्रोसीडिंग होता है, लेकिन रिसर्च नहीं होता है। रिसर्च इज एक्सपेरिमेंटल थिंग या फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस और समथिंग लाइक दैट।
इसीलिए रिसर्च नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे रिसर्च। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय चैनल, और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा इस चैनल को, ताकि आप अपडेटेड रहें। थैंक यू सो मच। और ज़रूर से बेल आइकन ज़रूर से दबा दीजिएगा, और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि आपको और कौन कौन सी चीज़ें या कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन जल्दी से जल्दी चाहिए। बाय।